कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की कैसी पढ़ाई चल रही है? हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट में कल हमने आप लोगों को प्रूव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये वैल्यू प्रूव होके आई थी ई टाउ बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे चूँकि चार्ज नेगेटिव होता है तो ये माइनस है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। बच्चों ये जो वैल्यू आता है ये NCERT बेस है, लेकिन कुछ बुक में आप देखेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू दिया हुआ है वो -e/2m। अब इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। कुछ सम अदर बुक में ये दिया हुआ है, तो कुछ लोग अदर बुक का रेफरेंस देख रहे होंगे तो वहाँ पे ये टर्म्स 2 आएगा। एक्चुअल में क्या है, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे सोचते हैं कि एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव collision of electron with lattice is relaxation time। टाउ है, और ये लोग कहते हैं कि टाउ टाइम में वो जितना दूरी एवरेज चलेगा उसको हम लोग एवरेज डिस्टेंस कहेंगे। तो एस बराबर यू टाउ प्लस हाफ ए टाउ का स्क्वायर। अब जब इसका एवरेज हम लोग डिस्टेंस लेंगे तो ये वैल्यू एवरेज होगी यू एवरेज इंटू टाउ प्लस हाफ ए टाउ का स्क्वायर, और यू एवरेज की वैल्यू 0 होती, तो एस एवरेज की वैल्यू आया हाफ ए टाउ का स्क्वायर। अब यहाँ से वी डी की बात करें तो एस एवरेज बाई टाउ टाइम, तो ये वैल्यू आ जाएगा हाफ ए टी। अब इस वैल्यू को देखा जाए तो वी डी इज इक्वल टू आया हाफ ए टाउ, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आएगा, फोर्स बाई मास। फोर्स की वैल्यू होता है -e बाई मास इंटू टाउ। तो यहाँ से ये टर्म्स देखा जाएगा, जो हाफ वाला टर्म्स है यहाँ से आता है। अब बच्चों NCERT में ये दिया है, इसका प्रूफ प्रीवियस लेक्चर में मैं किया हूँ, और ये अदर बुक्स में ये दिया है। अब एक बात को ध्यान रखना है कि रेफरेंस आप इसी को लेंगे जहाँ भी आप लेंगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम IIT हो या नीट हो, हर जगह पे NCERT को ही हम लोग फॉलो करते हैं, तो यही आपको फॉलो करना है। कुछ बुक में आप पढ़ेंगे तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है, ये इस तरीके से प्रूव करते हैं। तो ये चीज़ नीचे हाफ वाला टर्म्स आता है। अब जिस भी फार्मूले को आगे हम लोग प्रूव करेंगे, जहाँ भी VD का टर्म्स आएगा वहाँ पे आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा, किसी में 2 होगा 2 नहीं होगा, तो आपको हमेशा इसी को रेफरेंस लेके चलना है। ठीक, चलो बच्चों हम लोग नया टर्म्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो लिखो, इट इज डिफाइन एज हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर व्हेन पुल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लेना है, स्केलर फॉर्म में लेना है। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या पढ़े थे, तो VD बराबर, तो ये वैल्यू आया था ई टाउ बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन हमको बस इसका वेक्टर स्केलर फॉर्म लेना है। तो यदि हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू कितना आएगा, ई टाउ ई बाई एम, और ई से ई कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आया ई टाउ बाई एम। तो यहाँ से पता चला कि ये डिपेंड करेगा रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। चलो बच्चों, ये टर्म्स आगे चल के हम लोग बहुत ही यूजफुल होगा, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। देखते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को बच्चों हम लोग J से डिनोट करते हैं, और करंट डेंसिटी जो होता है इज वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी
एंड इट इज डिफाइन एज J इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो I बाई एरिया। और कल हम लोग I पढ़े थे एन ई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए भी डी बाई ए, तो यहाँ से वैल्यू J इज इक्वल टू एन ई भी डी। अब भी डी की वैल्यू अभी हम लोग पढ़े थे, तो भी डी कितना था, भी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में रखें हम लोग। तो ये वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं, तो जे वेक्टर क्या आएगा, यहाँ वैल्यू रखते हैं एन ई भी डी की जगह माइनस ई टाउ बाई एम इंटू ई वेक्टर। अच्छा एक बात और यहाँ बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम आई रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, तो एक माइनस साइन यहाँ भी होता है, तो ये टोटल वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो ये होगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई वेक्टर। तो करेंट डेंसिटी का ये दो फार्मूला है, यदि ड्रिप वेलोसिटी के टर्म्स में होगा तो ऐसे करेंगे, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में होगा तो इस फॉर्म में, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलो बच्चों अब हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हेन एवर ए कंडक्टर इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल सोर्स लाइक बैटरी, then electric field is stabilized inside the conductor and current density passing through conductor is directly proportional to electric field inside the conductor। ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के को जब एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग जोड़ते हैं तो इस समय जो करंट की वैल्यू, करंट डेंसिटी जो होती है इस कंडक्टर के अंदर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर इंड्यूस, जो इसके अंदर स्टेबलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और यदि इस प्रोपोर्शनल साइन को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो वेयर सिग्मा इज known as electrical conductivity of conductor। तो चलो बच्चों, और J है करंट डेंसिटी और E है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज बिटवीन कंडक्टर। अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी की। चलो बच्चों, हम लोग जैसा अभी पढ़े कि J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओम्स लॉ। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाने पे, अच्छा बच्चों याद करो, इससे पहले हम लोग अभी प्रूव किए थे कि J की वैल्यू कितनी आई थी, तो J इज इक्वल टू आया था एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई वेक्टर। अब यहाँ से यदि हम लोग कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू कितना आएगा, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। फिर से दूसरे किसी बुक में आप देखेंगे, कुछ बुक में हम बताए थे कि यहाँ पे 2 वाला टर्म्स आता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो लोग एनसीईआरटी को रेफरेंस लेंगे यहाँ पे 2 टर्म्स नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फार्मूला नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ, हम लोग अभी मोबिलिटी का क्या फार्मूला पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे ई टाउ बाई एम, मोबिलिटी का ये फार्मूला आया था। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अभी हम लोग क्या निकाल के लाए थे, तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। यदि इसमें से हम लोग इस टर्म्स को अलग करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन ई टाउ बाई एम, और ये म्यू हो जाएगा, तो सिग्मा कैन बी रिटन एज एन ई म्यू या म्यू एन ई। तो आगे चल के जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो उस समय इस फार्मूले को बहुत ज़्यादा यूज करेंगे।
तो इसको अभी लिख लीजिए, याद रखिएगा, ये चल के आगे फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है सेमीकंडक्टर के अंदर। अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं और इट इज डिफाइन एज इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अब यहाँ से यदि हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ, नीचे होगा ऊपर एम होगा, तो रो हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ, रिलैक्सेशन टाइप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलो बच्चों, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस का। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। देखो बच्चों, अभी हम लोग यदि बात करें तो हम लोग करेंट डेंसिटी को क्या पढ़े थे अभी, तो करेंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से आया J इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यदि इसमें हम लोग इसको रेजिस्टिविटी के टर्म्स में इसको हम लोग I/A रखें, इसको रखें 1/रेजिस्टिविटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करते हैं। मान जाओ कि ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर किसी बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है के क्रॉस कनेक्ट किया गया और इसके अंदर करंट I फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E स्टेबलाइज होगी तो हम लोग कहेंगे कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा L या डेल्टा X होता है। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितना है, तो V होगा, तो E को हम लोग लिख सकते हैं कि V बाई L, जहाँ ये इसका लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अब चलो बच्चों, यदि हम लोग V को अकेला करें तो क्या होगा बताओ, इधर आएगा रो L बाई A इंटू I। अब ये रो भी कांस्टेंट, L भी कांस्टेंट है, तो इसको नया कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं रेसिस्टेंस, और इसको लिखते हैं हम लोग V बराबर IR। तो ये भी आल्सो नोन एज ओम्स लॉ, ये भी ओम्स लॉ है और ये भी ओम्स लॉ है, दोनों एक ही बात है। और R की वैल्यू जो निकल के आई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना निकल के आया बच्चों, रो L बाई A। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है ओम, और इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसके बेसिस पे हम लोग बात करें यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो हमको पता है कि R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो रो इज इक्वल टू R A बाई L, तो ये ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो यहाँ से आ गया ओम मीटर। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। चलो बच्चों, ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो है, और इसकी जो साइड दी है, जो ये लेंथ है वो L है, इसकी हाइट H है और विड्थ B है। अब हम लोग यदि इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस A क्रॉस AB निकालने की कोशिश करते हैं, AB, तो जब हम लोग AB की बात करेंगे तो ये लेंथ का काम करेगा और ये वाला एरिया का, क्रॉस सेक्शनल एरिया का काम करेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आएगी हम लोग लिखेंगे रो A बाई L, तो RAB की वैल्यू रो क्रॉस सेक्शनल एरिया B इंटू L, ये वाला ये B हो गया और ये L, तो ये एरिया B इंटू L। और लेंथ इस समय क्या होगा, तो लेंथ की जो वैल्यू होगी, लेंथ की वैल्यू होगी वो ये काम करेगा लेंथ का, तो H, तो ये हो गया एक आंसर आपका। दूसरा यदि हम लोग बात करें कि रेजिस्टेंस अक्रॉस CD, रेजिस्टेंस अक्रॉस CD, तो हम लोग को रो क्रॉस सेक्शनल एरिया बाई लेंथ लेना होगा।
तो इस समय जब CD की बात करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला काम, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसके लिए हाइट h है और ये b, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगी HB, और इस बार लेंथ की वैल्यू स्मॉल l होगा, तो ये रेजिस्टेंस ये होगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, हम लोग अभी पढ़े थे ओम्स लॉ V बराबर IR, मतलब कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट इन कंडक्टर। देखो मोस्ट ऑफ जो मटेरियल होते हैं, मोस्ट ऑफ जो मेटल होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सा ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं हो पाता। अब जैसे यदि कोई ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, कोई कंडक्टर है ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और उसमें यदि हम लोग I वर्सेस V का ग्राफ या V वर्सेस I का ग्राफ हम लोग बनाएं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा और V इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, और R की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यहाँ V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा। लेकिन बहुत से ऐसी केस हैं जहाँ पे ये प्रोपोर्शनल साइन को ओबे नहीं करता, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यदि डायोड की हम लोग बात करें, डायोड की बात करें तो डायोड के अंदर यदि हम लोग करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचें, तो जब वोल्टेज का पॉजिटिव वोल्टेज होता है, फॉरवर्ड बायस होता है और वैल्यू बहुत कम होती है, उस समय करंट लगभग जीरो होती है, और जब ये नी वोल्टेज के जस्ट क्रॉस करता है तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ता है। ये प्रोपोर्शनल साइन को फॉलो नहीं करता। यदि रिवर्स बायस में हम लोग वोल्टेज को अप्लाई करें तो ये करंट बहुत ही करंट की वैल्यू बहुत ही पुअर होती है, और जैसे ही ये ब्रेक डाउन वोल्टेज के पास जाता है ये सडनली डाउन हो जाता है। तो ये डायोड के अंदर ग्राफ मिलता है और ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। और एक और केस है, एक मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर, इस मटेरियल के अंदर यदि हम लोग देखें तो सेम करंट की वैल्यू दो अलग अलग वोल्टेज पे मिलता है। इसका ग्राफ देखा जाए तो ये शुरुआत में प्रोपोर्शनल साइन को ओबे करता है, उसके बाद नॉन प्रोपोर्शनल साइन को ओबे नहीं करता, फिर ये कुछ ऐसा होता है। तो ये रीजन होता है, इसको हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं, प्रोपोर्शनल, ये नॉन प्रोपोर्शनल होता है, और ये निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन होता है। और इस मटेरियल का जो नाम है ये है GEAS। तो इसके अंदर देखा जाएगा कि सेम करंट की सेम वैल्यू दो अलग अलग वोल्टेज पे मिलता है। तो बहुत से मटेरियल हैं जो मेटल हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, बट कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, वहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट नहीं होता है। तो ये ओम्स लॉ का लिमिटेशन है बच्चों। ये एक एग्जांपल है, ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जा रहा है, और इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग जोड़े हैं तो इसके अंदर करंट स्टेबलाइज होगी। अब हम लोग को ये कंपेयर करना है कि A पॉइंट पे और B पॉइंट पे अलग अलग, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये अलग अलग वैल्यू क्या होगी। तो यदि हम लोग सबसे पहले बात करें तो करेंट एट A इज इक्वल टू करेंट एट B, क्योंकि करंट कॉमन होती है, तो जो इस रीजन से होके जितना करंट क्रॉस कर रही होगी उतना ही करंट इस B रीजन से भी होके क्रॉस कर रही होगी। अब यहाँ से देखा जाए तो करंट डेंसिटी क्या होती है, बाय एरिया। अब एरिया ऑफ B इज ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ A। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया B का ज़्यादा है तो करंट डेंसिटी ऑफ B जो होगी लेस देन होगी करंट डेंसिटी एट A। ठीक है। अब यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट B की बात करें तो देखो बच्चों, N जो होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, और ये
इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, बट मास और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। छोटा सा आप पार्ट लो या बड़ा, करंट डेंसिटी सेम होगी, तो एन वैल्यू फिक्स होती है। कंडक्टिविटी भी मटेरियल की फिक्स होती है, वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यदि हम लोग देखें तो J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है। तो जो रिलेशन J का होगा वही रिलेशन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। अब बताओ J किस में बड़ा है, तो A पे, तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। अब इसके बाद बात आती है कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी इंटेंसिव है, तो वो वॉल्यूम एरिया से मतलब ही नहीं है उसका। रेजिस्टिविटी की भी बात आती है, तो वो भी सेम होगा। तो चलो बच्चों, ये बार बार आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाती है कि क्या कौन कौन सी क्वांटिटीज इक्वल होगी और कौन इक्वल नहीं होगी, तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ठीक है।